फ्रेंड्स, आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक लिपि और उसके विकास से संबंधित तथ्यों पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम बात करेंगे लिपि और उसके जो विकास किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिपि क्या होता है। तो ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी इस तरह से बोल सकते हैं कि जो भाषा को लिखने के प्रयोग किए जाने वाले जो चिन्ह है वही लिपि है। यानी लिपियों का जो विकास की प्रक्रिया हुआ इस प्रकार से हुई है। सबसे पहले चित्रलिपि, सूत्रलिपि, फिर प्रतीक लिपि है, फिर भाव लिपि, फिर सबसे अंतिम में जो है वो ध्वनि निकलता है। तो ध्वनि लिपि सबसे अंतिम है जिसमें अक्षरात्मक और वर्णात्मक होते हैं। अब देखेंगे संसार और विश्व की कौन कौन सी लिपियाँ हैं। तो विश्व की सभी लिपियों जो हैं अक्षर वर्ण तथा अक्षर वर्ण से रहित होने के आधार पर इस भाग में प्रकार से इसको बांटा गया है। अक्षरात्मक वर्णात्मक लिपि और अक्षर वर्ण रहित लिपि। रहित मतलब जिसमें अक्षर वर्ण नहीं होते हैं, तो वो क्या है, अक्षर वर्ण रहित लिपि होती है। तो देखते हैं अक्षरात्मक वर्णात्मक लिपि कौन कौन सी है। तो जो अक्षरात्मक वर्णात्मक लिपि है वह हिब्रू लिपि है, खरोष्टी लिपि है, अरमाइक लिपि है, अरबी लिपि है, भारतीय लिपियाँ, ग्रीक लिपियाँ और लैटिन जिसमें रोमन लिपि आती है। तो ये सभी जो लिपियाँ हैं ये सब अक्षरात्मक और वर्णात्मक होती है। किंतु जो अक्षर वर्ण रहित लिपि होती हैं वो क्रीट लिपि हैं, सिंधु घाटी लिपि हैं और हिटटाइट लिपि हैं और चीनी लिपि। ये सभी जो लिपियाँ हैं ये अक्षर वर्ण से रहित होती है, यानी इसमें अक्षर वर्ण जो है नहीं देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे भारतीय लिपियों के कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। तो जो भारत की प्राचीन लिपियाँ हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। भारतीय लिपियों में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियाँ हैं। तो जो ब्राह्मी लिपियाँ हैं यानी जिसको उत्तरी ब्राह्मी लिपि में बांटा गया है, तो जो इसका समय है उत्तरी ब्राह्मी लिपि का वो 350 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। गुप्त लिपि जो है ये 4 से 5वीं सदी में आया था गुप्त लिपि। और जो आगे जो कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका लिपि जिसको कहते हैं यह भी 6वीं सदी में आया है। तो इस प्रकार से ब्राह्मी लिपि में कौन कौन सी लिपियाँ निकली हैं। तो ब्राह्मी लिपि से उत्तरी ब्राह्मी निकला हुआ है और उत्तरी ब्राह्मी से ही गुप्त लिपि निकला है और गुप्त लिपि से ही कुटिल लिपि और सिद्ध मातृका जिसको कहते हैं निकला है। और कुटिल लिपि जो है वह शारदा लिपि और जो है नागरी देवनागरी लिपि निकला है। तो जो शारदा लिपि है इसमें यह भी कुटिल लिपि के अंतर्गत आएगा और देवनागरी लिपि भी कुटिल लिपि के अंतर्गत आएगा। तो जो नागरी देवनागरी लिपि है इसमें देखते हैं तो जो देवनागरी बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुरुमुखी लिपि ये सभी जो है उत्तरी ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। अब देखेंगे दक्षिणी ब्राह्मी लिपि जो है कौन कौन सी हैं। तो कन्नड़ी है, कन्नड़, तमिल लिपि, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, पश्चिमी लिपि और मध्य प्रदेशी लिपि ये सभी दक्षिण ब्राह्मी लिपियाँ हैं। आगे देखते हैं कि चाइना इलस्ट्रेटा ने प्रथम प्रकाशित पुस्तक कौन सी है। तो चाइना इलस्ट्रेटा की जो प्रथम प्रकाशित पुस्तक है वह देवनागरी लिपि है। आगे देखते हैं कि भाषाएं जो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने जो भाषाएं वो हिंदी है, मराठी, संस्कृत, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, बोडो और डोंगरी। कोंकणी, बोडो, डोंगरी ये सभी क्या है, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। ये सारी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम देखेंगे देवनागरी लिपि का नामकरण के आधार पर तथा और उसकी विशेषताएं, यानी कि उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो इसकी विशेषताएं देखेंगे तो दक्षिण भारत में इसे नंद नागरी कहते हैं। किसको, तो देवनागरी लिपि को दक्षिण भारत में इसे नंद नागरी कहते हैं। नाग लिपि से निकली ललित विस्तार के नाम पर पड़ा है ये। आगे देखते हैं नगरों में प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। गुजरात के नगर ब्राह्मणों द्वारा इसकी प्रयोग हुआ था। सबसे पहले गुजरात के नगर ब्राह्मणों के द्वारा नगर स्थापत्य शैली से नागरी नाम पड़ा है इसका। अक्षर और अक्षरात्मक लिपि माना जाता है और इसमें प्रत्येक स्वर की मात्राएं वो अलग अलग होती हैं। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के द्वारा इसे राजलिपि में घोषित किया गया है और इस लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को यह वर्णमाला पर आधारित है। यह नागरी टाइप बनाने का श्रेय पंचानन चार्ल्स विल्किंस को जाता है। यानी देवनागरी लिपि का जो श्रेय है टाइप करने का वह चार्ल्स विल्किंस को जाता है। अब देखेंगे देवनागरी लिपि सुधार हेतु प्रयास। तो जो सुधार हेतु प्रयास देखते हैं तो 12 खड़ी का प्रश्न वह सावरकर बंधु द्वारा किया गया है। तिलक फॉन्ट यानी तिलक टाइप यानी बाल गंगाधर तिलक ने 190 टाइपों का फॉन्ट किया है। इसमें इन्होंने सुधार किया था किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने। श्याम सुंदर दास का सुझाव था कि देवनागरी लिपि सुधार हेतु के प्रयास में कि पंचम वर्णों के स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए, तो अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव ने भी देवनागरी लिपि सुधार के लिए 1947 में प्रयास किया था। और नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा 1893 में इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रयास किया गया देवनागरी लिपि के सुधार के लिए। और काका कालेकर उप समिति द्वारा भी इसमें प्रयास किए गए हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।